Good morning. Today is 26 November 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए, जो ऊपर ये आर्टिकल है ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से रिलेटेड है और कौन कौन से इश्यूज अभी भी पेंडिंग है जो रोक रहे हैं जीएसटी को अमल में आने के लिए। और नीचे जो ये मीटिंग है, यूएस ने एब्सटेन किया है इजराइल के खिलाफ में। एक वहाँ पे रेजोल्यूशन था यूएन के अंदर, वहाँ पे यूएस ने अपना स्टैंड चेंज करते हुए अभी तक वीटो कर देता था, लेकिन इस बार इन्होंने एब्सटेन किया है। इसमें यूरोप में हो रहे लगातार कंसिस्टेंट अटैक से रिलेटेड है और क्या सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस इसकी हैं। ये आर्टिकल कांग्रेस से रिलेटेड है, नहीं पढ़ने लायक। ये भी जर्नलिज्म से, जो द हिंदू का इंटरनल जर्नलिज्म आता है, किस इशू को क्यों वरीयता दी गई, तो ये नहीं डिस्कस करने लायक। ये रोहिंग्या से रिलेटेड इशू है, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया, फिर भी हम इसे डिस्कस करेंगे क्योंकि एक अलग एस्पेक्ट इसमें है। और इसके अलावा हम आज एक इंडियन एक्सप्रेस नहीं, इकोनॉमिक टाइम्स का थोड़ा सा एक एडिटोरियल, स्लाइड्स नहीं है उसकी, लेकिन उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जीएसटी काउंसिल का जो आर्टिकल है उसकी यूटिलिटी क्या है। देखिए, रेगुलर मीटिंग होती है जीएसटी काउंसिल की, क्योंकि वैसे तो ये पास हो चुका है जीएसटी जो बिल है, लेकिन अभी भी एक कंडीशन थी उसमें कि ये तब तक अमल में नहीं आएगा तब कि जीएसटी काउंसिल बनी थी जीएसटी बिल होने के पास में, और कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसका प्रावधान है। जब तक कि जीएसटी काउंसिल अपने सारे इश्यूज रिजोल्व नहीं करेंगी और एक सर्वसहमति नहीं बनेगी उस मीटिंग के अंदर स्टेट्स और सेंटर के बीच में, तब तक ये जीएसटी अमल में नहीं आएगा। तो उन्हीं इश्यूज को सुलझाने के लिए ये जीएसटी काउंसिल की रेगुलर मीटिंग होती है। 7वीं मीटिंग ये थी जीएसटी काउंसिल की। तो कोई ऐसा प्रॉपर क्वेश्चन इस तरह के टॉपिक्स पर नहीं बन सकता। क्वेश्चन आएगा तो जीएसटी पर ही आएगा। तो ऐसा कुछ मीटिंग पे क्या हुआ, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता। ये तो बहुत छोटे इश्यूज हैं, ऐसी मीटिंग तो होती रहती हैं। कल को आज 7वीं मीटिंग थी, 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं सब मीटिंग्स होंगी, तो हम इस पर क्वेश्चन नहीं बना सकते। मेंस के लिए क्वेश्चन बनता है इस पर, अगर बन सकता हो तो व्हाट आर द इश्यूज ऑन विच स्टेट्स स्टिल हैव द कंसर्न्स रिगार्डिंग जीएसटी। लेकिन जब तक मेंस हमारा होगा 2017 का, तब तक तो जीएसटी आ भी चुका होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन भी मुश्किल ही आएगा। प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली, जीएसटी काउंसिल होती क्या है, कौन इसके मेंबर्स होते हैं, कौन कैसे होता है ये जीएसटी काउंसिल, तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जीएसटी काउंसिल बनी थी जीएसटी बिल पास होने के बाद में, तो इसमें मेंबर्स होते हैं स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो, और हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं। कहने का मतलब ये है कि एक तो फाइनेंस मिनिस्टर खुद ही एक इंडिपेंडेंट चार्ज भी होता है, यानी जो जूनियर मिनिस्टर होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में। ये देखिए यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स फॉर फाइनेंस मिनिस्टर रेवेन्यू, 1/3 वोटिंग पावर्स होगी इनके पास में। और हर एक जो अगर इसमें कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो 3/4 मेंबर्स की अप्रूवल के साथ लिया जाएगा। और मिनिमम कोरम, यानी कहने का मतलब कोरम क्या होता है, कोरम पार्लियामेंट में भी होता है कि अगर 50% मेंबर्स मौजूद नहीं है मीटिंग के अंदर में तो कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, और कोई भी मीटिंग होने के लिए 50% मेंबर्स की प्रेजेंस होना आवश्यक है। तो इस तरह की है ये, तो आप देख लेना जीएसटी काउंसिल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के लिहाज से। तो अब क्या है, कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट ये है, देखिए, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई लास्ट वीक और अरुण जेटली ने कहा कि एक जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इशू है वो अभी भी पेंडिंग है, जिसकी वजह से जीएसटी नहीं पास हो पा रहा है, मतलब अमल में नहीं ला जा पा रहा है। तो यह भी क्वेश्चन बनता है कई बार, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि जीएसटी कौन से टैक्स के लिए होगा, इंडायरेक्ट टैक्स के लिए होगा, और किस टाइप का टैक्स है। कई बार ये भी पूछते हैं सोर्स बेस्ड टैक्स है या फिर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि जीएसटी है, क्योंकि ये सबके बाद में लगेगा, शुरू में नहीं लगेगा। यानी जैसे फैक्ट्री से हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी, उसके बाद में दुकानदार के पास, रिटेलर होलसेलर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, यानी सबसे आखिर में लगेगा डेस्टिनेशन पे, सोर्स में नहीं लगेगा। तो इसलिए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और सेंटर का तो देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो डेडलाइन थी 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल 2017 सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा था कि हम जीएसटी पास कर देंगे, लेकिन फिलहाल जो इश्यूज हैं वो पेंडिंग है, इसलिए डिफिकल्टी आ रही है। कौन सा इशू सबसे ज़्यादा पेंडिंग है, सबसे ज़्यादा जो विवादास्पद बना हुआ है वो है शेयरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ओवर द टैक्स पेयर इन द न्यू सिस्टम। मतलब अगर एक बार जीएसटी पास हो गया, यूनिफॉर्म टैक्स, इंडायरेक्ट टैक्स हो गया हमारे पूरे देश के अंदर में, तो जो टैक्स पेयर्स हैं, यानी हम लोग जो टैक्स देंगे, इंडायरेक्ट टैक्स भरेंगे, उन पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, यानी उस पर हक को लेकर, यानी कौन इनके जो टैक्स पेयर्स हैं उनके रिकॉर्ड्स खंगालेगा, कौन अगर ये टैक्स पेयर्स टैक्स नहीं देते हैं तो उन पर रेड मारेगा, कौन इन सब की जो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेगा, इस बात को लेकर सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है इन दोनों के बीच में अभी भी विवाद बना हुआ है। और कौन से इश्यूज़ हैं, और देखिए, और ये इश्यूज़ हैं जो इंटीग्रेटेड जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी रेट्स को लेके। देखिए, अलग अलग तरह के जो टैक्स रेट्स हैं इसके अंदर में, जैसे आईजीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी है, सेंट्रल के जो आइटम्स हैं उन पर लगेगा, स्टेट भी अपना टैक्स लगाएगा जिसे कहते हैं एसजीएसटी। तो इसको लेकर भी एक विवाद है कि इनकी रेट्स क्या होनी चाहिए। पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि एक स्लैब्स भी आई थी कि जो सिंपल आइटम्स हैं उन पे 6%, फिर बढ़ा के 4 स्लैब्स में आया था। जो लग्जरी आइटम्स थे उन पर 32%, इस तरह की स्लैब्स थी। तो इन पर भी एक थोड़ा अभी इश्यूज़ हैं। एक कंपनसेशन को लेकर यह इशू है कि
देखिए जीएसटी आने के बाद में स्टेट्स को थोड़ा ना थोड़ा लॉस तो होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको कंपनसेट करेंगे, 1% जो न्यूट्रलिटी रेट है उससे आपको कंपनसेट किया जाएगा। अब इस बात को लेके विवाद है कि स्टेट्स कहते हैं कि हमें ज़्यादा कंपनसेशन अमाउंट चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहता है कि आपको जो कंपनसेशन आप अमाउंट मांग रहे हो वो बहुत ज़्यादा है। तो इस बात को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा इशू है, तो इसको सुलझा लिया जाएगा। तीसरा जो है टैक्स पेयर एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया। तो अब देखते हैं, देखिए इसका वे फॉरवर्ड क्या है। स्टेट्स का कहना है कि देखिए 1 अप्रैल से तो आप नहीं पास कर सकोगे, तो 1 जुलाई से आप पास कीजिए इसे, और कम से कम ये कहते हैं कि ये और दूर भी जा सकता है, इवन 16 सितंबर तक इसकी डेट जा सकती है, तो 1 अप्रैल से पास कर पाना इसको मुश्किल होगा। और लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, वो तो साल में सिर्फ बजट में ही पास किया जा सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो आप कभी भी पास कर दो, कभी भी इसको चेंज कर दो। टेक्निकली इट कैन बी पास्ड इन द एनी टाइम इन द ईयर। और इससे अगर ये लेट पास होगा तो थोड़ा इंडस्ट्रीज़ को भी टाइम मिल जाएगा, इंडस्ट्रीज़ को टाइम मिल जाएगा, अपने आप के जो रिकॉर्ड्स हैं सुधार लेंगे और बेटर प्रिपेयर हो जाएंगे नए जो ये रेजीम आएगा इनडायरेक्ट टैक्स का, उसी के अकॉर्डिंग में। और अब एक बात और नई ये सामने आई है कि जब से ये डिमोनेटाइजेशन हुआ है तो स्टेट्स का जो स्टांस है वो और ज़्यादा हार्ड हो गया है, वो और ज़्यादा कंपनसेशन की डिमांड करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए डिमोनेटाइजेशन आने के बाद में हमें काफ़ी लॉस हुआ है, तो हमारे लॉस को आप भरिए और ज़्यादा कंपनसेशन हमको दीजिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्टेट्स में हार्डन देयर स्टांस। तो बस यही है, कुछ खास इसमें बनता नहीं है क्वेश्चन, फिर भी जो कुछ हो रहा है हमें टच में रहना जरूरी है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा 12.5 मार्क्स का कि जीएसटी क्या क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं, या फिर कौन कौन से इश्यूज इमर्ज हो रहे हैं जीएसटी पास होने के बाद में। इस तरह के जो मीटिंग्स पे क्वेश्चन नहीं बनते। आगे जो अगला टॉपिक है वो पैलेस्टीन और इजराइल के इशू से रिलेटेड है। तो पेपर 2 में तो इसके चांस थोड़े आने के कम है इंटरनेशनल रिलेशन में, लेकिन पेपर 1 जो हिस्ट्री का है, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर में डेफिनेटली ये है आ सकता है, जो इनका पूरा का पूरा डिस्प्यूट है। तो थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी हम जानेंगे, और प्रीलिम के लिहाज से जो ये लोकेशंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर ये इजराइल है। इजराइल में देखिए 2 हिस्से हैं, जो साइड वाला हिस्सा है गाजा पट्टी, ये भी पैलेस्टीन के पास में है, और जो आगे वाला यानी ये देखिए ये वेस्ट बैंक है, यहाँ पर भी जो पैलेस्टीन का कब्जा है। लेकिन एक बात है, जो गाजा पट्टी में रूल कर रहे हैं वो एक्सट्रीमिस्ट रूल कर रहे हैं पैलेस्टीन के, यानी यहाँ पे मिलिटेंट्स आप कह सकते हो, लेकिन मिलिटेंट्स नहीं कह सकते, क्योंकि वो कुछ सेक्शंस का कहना है कि जो वो अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आमतौर पे मिलिटेंट्स उनको कहा जाता है कि जायज़ नाजायज़ से मिलिटेंट्स का फ़र्क होता नहीं है, जो हथियारों का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब है गाजा में जो पैलेस्टीन के हैं, चाहे उनका हक है कि नहीं है, वो तो देखिए सबका अलग अलग व्यू है, इस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। और दूसरा देखिए, लेकिन गाजा के जो लोग हैं पैलेस्टीन के, वो हथियारों का यूज़ करते हैं, वो बमबारी करते हैं। और ये जो है वेस्ट बंगाल में जो पैलेस्टीन है वो मॉडरेट पैलेस्टीन है और मॉडर्न पैलेस्टीन है। तो यहाँ पर देखिए ये इजराइल के साथ पीस की बात करते हैं। तो हम ये थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं, पूरा इशू है क्या। पहले ये देखिए, मैंने जो अभी बताया, जो गाजा बैंक में है वो इस्लामिस्ट जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो ईरान इनको सपोर्ट करता है, सीरिया इनको सपोर्ट करता है। ये इजराइल को मानते ही नहीं, ये तो कहते हैं इजराइल का हक ही नहीं है और इजराइल धक्के से हमारे लैंड पर आकर रह रहे हैं। ये सारा का सारा गाजा पट्टी को कंट्रोल करते हैं। और जो दूसरे हैं, ये लोग जो हैं फतेह इनको कहते हैं। देखिए इनको कहते हैं हमास। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए गाजा में जो लोग हैं उनको हमास कहते हैं, जो कि एक्सट्रीमिस्ट है, हथियारों का यूज़ करते हैं। जो यहाँ जो लोग रहते हैं पैलेस्टीन के, जो अलग से इजराइल के साथ शांति चाहते हैं, इन लोगों को कहते हैं फतेह। यहाँ पे देखिए फतेह, ये लोग हैं वो सेकुलर हैं और सपोर्टेड बाय द यूएस, ईयू एंड मोस्ट अरब स्टेट्स। ये इजराइल के साथ शांति चाहते हैं, पूरे के पूरे वेस्ट बैंक को जो इजराइल के अंडर नहीं है उनको कंट्रोल करते हैं। तो आगे जानते हैं हम, अभी इनका शुरू से हिस्ट्री जानते हैं थोड़ी सी, 3-4 मिनट के अंदर अंदर पूरी हिस्ट्री हम जानने की कोशिश करते हैं इनकी। देखिए 135 AD में जो रोमन एम्परर थे जिनका नाम था हेड्रियन, इन्होंने जो ज्यूज़ यहाँ पर इस एरिया में रहते थे जेरूसलम में, यहाँ पे देखिए मैप में जेरूसलम होगा, यहाँ नहीं दिया, दूसरे मैप में मिलेगा आपको, आप जब आएगा देख लेंगे। इन्होंने निकाल दिया जेरूसलम से ज्यूज़ को निकाल दिया और पूरे एरिया का नाम रख दिया पैलेस्टीना। इसका नाम था फिलिस्टीन्स के नाम पर इनका नाम रख दिया गया पैलेस्टीना। यह किया रोमन एम्पायर हाइड्रियंस ने। तो जितने वो ज्यूज़ वहाँ पर रहते थे जेरूसलम के, वो वहाँ से चले गए और वो स्कैटर्ड हो गए, ईस्टर्न यूरोप में जाके बस गए, कोई जर्मनी में, कोई कहाँ, दूसरे ईस्टर्न यूरोप में, जितनी भी इनको जगह मिली जहाँ जहाँ इजराइल्स को, ज्यूज़ को, वहाँ पे जाके ये बस गए। ये बात है 135 AD की। अब चलते चलते, एक सेकेंड थोड़ा और, हाँ चलते चलते देखिए अब ये पहुँचे फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान में। सुन लीजिए, मतलब ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ये पहुँच गए। तब
इन्होंने देखिए इजराइल के जो जूस स्कैटर्ड थे यूरोपियन की अलग अलग कंट्रीज में, ये स्कैटर्ड थे, इन्होंने एक अलग देश की मांग करने लगी। इन्होंने कहा कि जूस के लिए भी एक अलग कंट्री होना चाहिए और इन्होंने हक जताया इसी जगह पे, जेरूसलम पे। ये भाग पहले तो देखिए 135 AD में ये भाग कर चले गए थे क्योंकि इनको भगा दिया गया था। बाद में ये स्कैटर्ड हो गई यूरोप के अंदर में और काफ़ी प्रोस्पर्स और काफ़ी दिमाग वाले माने जाते हैं ये जूस। तो फिर इन्होंने क्या किया, अपने लिए एक अलग से देश की मांग करने लगी और इन्होंने हक जताया इसी लैंड पर। इन्होंने कहा कि ये हमारा जो एंशिएंट में टाइम्स में हमारा लैंड था लेकिन हमें मारकर यहाँ से भगाया गया था, तो इसलिए इन्होंने हक जताया इसी लैंड पर। तो चलते चलते देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हुई बाद में। इंग्लैंड यानी उस टाइम पर लेकिन सिचुएशन बदल चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान में। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान में देखिए इंग्लैंड और यूके का इस पर कब्जा हो गया था। यहाँ पे देखिए आप, ये जियोनिस्ट मूवमेंट थी वो चली उसके दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ये चली थी देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार। लेकिन उस टाइम पे इंपीरियलिज्म आ चुका था। जैसे ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आ चुके थे, वैसे ही अफ्रीका में और उसमें मिडिल ईस्ट एशिया में हर जगह ये ब्रिटिशर्स पहुंच चुके थे। तो इन्होंने अपने हिसाब से कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया इस लैंड को। तो ब्रिटिशर्स पर उसका कब्जा था और ब्रिटिशर्स उस टाइम पर ज्यूज को सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको दे देंगे अलग एक देश यहाँ पर। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने उनको अपीज़ किया। और उसके बाद में देखिए क्या हुआ, फिर देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार आया। सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो हिटलर था, हिटलर्स ने ज्यूज को काफ़ी ज़्यादा यातनाएं दी और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मैग्नीट्यूड में इनकी हत्याएं की गई। तो एक वर्ल्ड की सिंपैथी इनके साथ थी, काफ़ी देशों की सिंपैथी इनके साथ थी ज्यूज के साथ में। तो क्या हुआ, फिर ब्रिटिशर्स ने और ज़्यादा एफर्ट्स लगाए कि इनको एक अलग से देश दे दिया जाए यहाँ पर। और जो वेस्टर्न कंट्रीज थे मेनली वो इस इजराइल, अलग से इजराइल देश की सपोर्ट में थे। और यहाँ पे देखिए फिर क्या हुआ, उसके बाद में देखिए क्या हुआ, एक 1947 में जब ब्रिटिशर्स ने इनको सपोर्ट किया तो ब्रिटिशर इनको आज़ादी मिली। जैसे 1947 में हमको आज़ादी मिली थी, ब्रिटिशर्स ये लैंड भी छोड़कर चले गए। तो फिर क्या हुआ, यूएन में ये केस गया और यूएन ने पूरे जो ये लैंड था सारा का सारा इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो ब्रिटिश कंट्रोल्ड लैंड था। और दोनों लैंड के, एक था फ़लस्तीन और दूसरा था ज्यू स्टेट। रिजल्ट क्या हुआ इसका, ज्यूज ने तो थे, उन्होंने मान लिया, उन्होंने कहा ठीक है हमें तो अपना अलग देश मिल गया, हम यही तो चाहते थे। इनको 55% लैंड मिला जबकि इनकी पॉपुलेशन थी 34%। और सभी की सभी जो इस्लामिक कंट्रीज थी उन्होंने वीटो किया और वोट किया। वीटो तो इनके पास है ही नहीं, वीटो तो सिर्फ 5 कंट्रीज के पास है, परमानेंट मेंबर्स के पास में। इन्होंने वोट किया सभी ने और इस मांग को, जो यूएन का पार्टीशन प्लान था, इसको रिजेक्ट कर दिया। और देखिए बाद में क्या हुआ, हमने इंडिया ने भी इसको रिजेक्ट किया था। गांधी जी ने कहा था कि देखिए गांधी जी ने उस टाइम पे ये कहा था कि मुझे जो ज्यूज़ की मांग है या फिर ज्यूज़ की जो यात्राएं दी गई उनसे मेरी जो है वो सिंपैथी है, लेकिन एक गुनाह को कवर करने के लिए आप दूसरा गुनाह नहीं कर सकते। इस तरह की बात उस टाइम पर गांधी जी ने कही थी। और उसके बाद में क्या हुआ देखिए, उसके बाद में जैसे ही अलग देश बना इजराइल, तो एक फर्स्ट अरब इजरायली वार हुआ उस टाइम पर, क्योंकि अरब देश थे वो इससे नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे अरब कंट्रीज़ में आप एक ज्यूज़ की देश की स्थापना कर रहे हो तो ये गलत है। तो इन्होंने एक वार कर दिया, इस नाम को कहते हैं 1948 में फर्स्ट अरब इजरायली वार। उसके बाद में क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट इसका ये हुआ कि इजराइल ने वो वार जीत लिया। इजराइल की पावर जो थी अच्छी थी, वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा सपोर्टेड था। तो एक तरह से क्या हुआ, इसने टेरिटरीज भी हड़प ली थोड़ी और अरब कंट्रीज की, जैसे इजिप्ट वगैरह की टेरिटरीज हड़प ली, लेकिन वो वापस कर दी। फिर एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो गया था। काफ़ी अमाउंट में, जो काफ़ी संख्या में जो रेफ्यूजीज थे, जो पैलेस्टीन रेफ्यूजीज थे, वो भाग कर दूसरे अरब देशों में चले गए। और 1967 में एक और वार हुआ, 6 डे वार इसको कहते हैं। तो इजराइल ने क्या किया, यह होने वाला था। देखिए सारे के सारे जो अरब देश हैं आसपास के, जो इसके साथ लगते हैं पैलेस्टीन के, जैसे कि इजिप्ट और वो बाकी देश, वो हमला करने ही वाले थे इजराइल पर, लेकिन इजराइल ने स्थिति को भांपते हुए पहले से प्रीएम्प्टिव वार, यानी इजराइल को पता लग गया था ये मेरे पे वार करेंगे, इसलिए इजराइल ने पहले से ही वार कर दिया जॉर्डन और सीरिया पर और इन सब पर। वो अभी फोर्सेस मोबिलाइज कर ही रहे थे। तो इससे क्या हुआ, इससे इजराइल जीत गया वो वार भी। तो इजराइल ने क्या किया, और ज़्यादा लैंड हड़प लिया, सिनाई पेनिनसुला और ये दूसरी चीज़ें हैं, जैसे गुलान हाइट्स हैं सीरिया की। याद रखिए लोकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी डिस्कस करेंगे हम। गुलान हाइट्स याद रखिए, मेन ये प्रीलिम में कई बार आता है। ये गुलान हाइट्स है सीरिया के अंदर में, जो अभी सीरिया की जगह है, लेकिन ये 1967 के वार में इजराइल ने ले ली थी। और एक और जगह है सिनाई पेनिनसुला, ये जगह है इजिप्ट की, ये तो देखिए वापस मिल गई थी इजिप्ट को। और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लोकेशंस ले ली, यानी 1967 में इजराइल ने और ज़्यादा चीज़ें हड़प ली इनकी, जो इजिप्ट और इन सब की। और देखिए 1973 में क्या हुआ, 1973 में एक और वार हुआ और ऑयल क्राइसिस भी उस टाइम पे हुए थे, आपको याद होगा। इजिप्ट और सीरिया ने फिर से अटैक किया इजराइल के ऊपर और इजराइल ने फिर से वो वार जीता और एक दोबारा से फिर से सीज फायर डिक्लेयर हुआ, यानी 3 वार हुए, 1948 में, 1967 में, 1973 में। तो उसके बाद में क्या हुआ,
उसके बाद में देखिए काफ़ी बार हो गए तो एक ये कैंप डेविड एकॉर्ड साइन किया गया। ये नाम याद रखिए, कई बार ये पूछ लेते हैं प्रीलिम में कि कैंप डेविड एकॉर्ड्स होता क्या है, कौन से एग्रीमेंट के लिए साइन किया गया था। तो इसमें एक पीस ट्रीटी साइन की गई इजराइल और इजिप्ट के बीच में। इसमें अब कि जबकि सारे के सारे 1979 तक कोई भी अरब कंट्री इजराइल को मानने से इनकार कर दिया था। अरब कंट्रीज़ ने, वो सारे के सारे अरब कंट्री कहते थे कि इजराइल जो है अलग देश है ही नहीं, हम नहीं मानते इसको अलग देश, और इन्होंने लैंड पर कब्जा कर रखा है। 1979 में इजिप्ट ने इसको इजराइल को अलग से देश रिकॉग्नाइज कर लिया और मान लिया कि ये अलग से देश हैं। और इसीलिए जो इजराइल ने क्या था, जो सिनाई पेनिनसुला था, जो मैंने अभी कहा 1967 वार के दौरान में इन्होंने लिया था इजिप्ट का, वो वापस कर दिया। यानी इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला इस एकॉर्ड के बाद में, कैंप डेविड एकॉर्ड के बाद में वापस कर दिया। और उसके बाद में क्या हुआ देखिए, उसके बाद में 1993 में एक ओस्लो एकॉर्ड साइन हुआ। क्लिंटन जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये ब्रोकर करवाया था। और पीएलओ, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो सेकुलर मॉडरेट्स हैं जो हमने डिस्कस किया था, वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं, गाजा पट्टी वाले एक्सट्रीमिस्ट हैं, और जो वेस्ट बैंक वाले हैं वो थोड़े मॉडरेट्स हैं। इन दोनों ने, ये वो मॉडरेट्स जो इजराइल के साथ शांति चाहते हैं, पीएलओ जो है, इन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया 1993 में। और उन्होंने कहा कि ठीक है, इजराइल को भी रहने का हक है, हमें भी रहने का हक है, और वायलेंस छोड़ने की बात कही इन्होंने। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़िया एक वाटरशेड मूवमेंट थी हिस्ट्री की पीस की कोशिश की गई थी। लेकिन वो बात अलग है, आज भी पीस नहीं स्टैब्लिश हो पाई है उस लैंड पर। तो ये इस नाम भी याद रखिए, प्रीलिम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। ओस्लो एकॉर्ड्स, एक कैंप डेविड एकॉर्ड्स भी याद रखिए आप, एक ओस्लो एकॉर्ड्स भी याद रखिए। तो अब क्या हुआ है, चलते चलते अब क्या हुआ है, अब हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अभी तक शांति नहीं स्थापित हो पाई है वहाँ पर, अभी भी रह कर दोनों जो है फ़लस्तीन और जो इजराइल है, वहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है और काफ़ी जाने जाती हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ भी है। तो अब क्या हुआ है, एक रेजोल्यूशन आया था। रेजोल्यूशन ये आया था कि जो इजराइल लैंड बना, एक सेटलमेंट्स बना रहा है, ये देखिए मैप में देखते हैं, मैप में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, इजराइल पर आरोप लगाते हैं फ़लस्तीन वाले और डिफरेंट कंट्रीज़ की, जो ये वेस्ट बैंक है, यानी जेरूसलम मान लीजिए आप, जेरूसलम पे जो इजराइल है, यहाँ पे मान लीजिए जेरूसलम पर जो इजराइल है वो अपनी एक सेटलमेंट्स क्रिएट कर रहा है, जबकि इसको नहीं करने चाहिए जब तक कि इस पूरे मामले पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन नहीं निकल आता। तो बाकी सेक्शंस कहते हैं कि जो ये सेटलमेंट्स इजराइल कर रहा है वहाँ पर वो इलीगल हैं, इस तरह की बात होती है। और देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, उन्होंने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया 14-0 मेजॉरिटी ने कहा कि इजराइल को कहा कि आप जो इलीगल सेटलमेंट्स वहाँ पे बना रहे हो वो बंद कीजिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो हर बार इजराइल को सपोर्ट करता है, उन्होंने एब्सटेन किया इस बारी। और ओबामा का जो अर्लियर रिकॉर्ड है, उन्होंने हमेशा पिछले कुछ सालों में जब भी इस तरह का कुछ रेजोल्यूशन आया तो उन्होंने वीटो कर दिया, लेकिन उन्होंने इस बार वीटो नहीं करके एब्सटेन किया। तो अपने आप में ऐसा लग रहा है कि जैसे यूएस की जो सपोर्ट है इजराइल को थोड़ी कम हो रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर जैसे ही मैं 20 जनवरी को ऑफिस ज्वाइन करूंगा, मैं ओबामा के इस फैसले को रिवर्स कर दूंगा। तो उन्होंने इस बार भी अभी भी कोशिश भी करी कि यह रेजोल्यूशन ना पास हो सके इजराइल के खिलाफ में। उसके बाद में और क्या है इस इशू में, देखिए, हालांकि जो ये इशू था वो जो यूएन चार्टर जो अभी पर रेजोल्यूशन पास हुआ, ये बाइंडिंग नहीं है, इसमें सिर्फ रिकमेंडेशंस हैं, तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टेटस को कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन सिंबॉलिक जो सिग्निफिकेंस है वो ज़्यादा है इसकी। पैलेस्टीन ने ऑलरेडी एक शूट फाइल किया हुआ है इजराइल के खिलाफ में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, तो उससे एक बल मिलता है इनको, इनका केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इजराइल ने इसको मानने से इनकार कर दिया है और इजराइल ने कहा है कि नहीं, हम इस रेजोल्यूशन को नहीं मानेंगे। और ओबामा ने, देखिए, ओबामा की जो रिलेशनशिप है वो इजराइल के प्रेसिडेंट जो नेतान्याहू है उनके साथ में खटाई भरी है, मतलब काफ़ी डिफरेंसेस पहले भी इनके बीच में रहे हैं। और लेकिन यह सब होते हुए भी यूएस कंटिन्यूस जो सपोर्ट है इजराइल की जारी है बड़े बड़े टर्म्स में। जैसे 38 बिलियन का अभी एड दी थी यूएस ने इजराइल को हथियार खरीदने के लिए और नई टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड की थी। तो इस तरह से ये यूएस ने जो एब्सटेन किया है इजराइल से, तो उसी से रिलेटेड ये है। और बाकी कुछ खास इस पर क्वेश्चन बनता नहीं है, थोड़ा हमने इसका बैकग्राउंड जाना, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्री के लिए कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला जो इशू है वो देखिए, यूरोप में पैदा हो रहे नए क्राइसिस को लेकर है। हमने इंडियन एक्सप्रेस का लास्ट जो हमारा एडिटोरियल डिस्कशन है उसमें भी डिस्कस किया था, एक ये थोड़े नए एस्पेक्ट्स है वो भी हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो प्री में तो देखिए कुछ खास क्वेश्चन बनता नहीं है, बस मैपिंग में ही क्वेश्चन बनता है और इससे कुछ ज़्यादा नहीं। रिसेंट जो अटैक्स हुए हैं मेंस में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, रिसेंट अटैक्स इन द यूरोप कंप्राइज न्यू फेनोमेनन एंड न्यू पैटर्न। तो जो बर्लिन में अटैक हुआ, रशियन एम्बेसडर की हत्या हुई, उसमें एक नया फेनोमेनन देखने को मिल रहा है। इस तरह की बात करते हैं आर. के. राघवन, जो सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं, काफ़ी अच्छा ये लिखते हैं सिक्योरिटी के मैटर्स पर। उसके बाद में देखिए, रिसेंट जो अटैक्स हुए हैं मेंस में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, रिसेंट अटैक्स इन द यूरोप कंप्राइज न्यू फेनोमेनन एंड न्यू पैटर्न। तो जो बर्लिन में अटैक हुआ, रशियन एम्बेसडर की हत्या हुई, उसमें एक नया फेनोमेनन देखने को मिल रहा है। इस तरह की बात करते हैं आर. के. राघवन, जो सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं, काफ़ी अच्छा ये लिखते हैं सिक्योरिटी के मैटर्स पर।
जो रशियन एम्बेसडर की हत्या हुई, देखिए आपको पता होगा, हमने डिस्कस किया था कि रशियन एम्बेसडर की टर्की में गोली मारकर हत्या कर दी गई एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने, जो कि एलोपो पर हो रहे अत्याचार पर एक तरह से यू कैन से डेट वह दुखित था। और उसके बाद में देखिए टर्की जो है अभी सिर्फ एक ट्रबल्ड कंट्री नहीं है, और टर्की की जो है ज्योग्राफिकल और जो हिस्ट्री और लोकेशन ऐसी है कि ये देश जल्द ही यू कैन से डेट एक बहुत ज़्यादा क्राइसिस के चपेटे में आ जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। और फिर ये लिखते हैं आर.के. राघवन की जो ये अटैक हुआ जो रशिया के एम्बेसडर के ऊपर में, ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये बहुत सारे जो अलग अलग इंसिडेंट्स हो रहे हैं टेररिज्म से रिलेटेड, उन्हीं का एक पार्ट है। और यह शो करता है कि यह एक जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है एक्सटर्नल फैक्टर्स की सीरिया के अंदर, और रशिया की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है सीरिया के ऑफेंसिव अगेंस्ट द रिबल्स, उसके खिलाफ में जो फ्रस्ट्रेशन बार बार उत्पन्न हो रही है उसी का एक हिस्सा है और उसी के रिपरकशंस और रिजल्ट को दर्शाता है। उसके बाद में क्या आता है, और देखिए अब ये कहते हैं कि रशिया इस अटैक को कैसे लेगा। देखिए जो टर्किश के जो प्रेसिडेंट हैं, जो ये टेइप जो इनका नाम है, देखिए ये क्या है, ये डायलेमा में है। डायलेमा में क्यों है अभी तक, देखिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ इस लीडर का जो टर्की के अभी फिलहाल प्रेसिडेंट है। देखिए ये है थोड़े ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट टाइप के माने जाते हैं, वहाँ पे मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए उनका जो बेसिक ग्राउंड है वहाँ पर टर्की के अंदर में जो उनका एक्सपोर्ट बेस है वो मुस्लिम्स प्रोवाइड करते हैं। टर्की हालांकि पहले एक सेकुलर कंट्री रहा है और मॉडरेट इस्लाम वहाँ पे रहा है, लेकिन इनका जो स्पोर्ट बेस है वो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स हैं, इसीलिए इसी कारणवश इन्होंने अपने स्पोर्ट को देखते हुए पहले ISIS को इनडायरेक्ट हेल्प प्रोवाइड करी थी। अब इनके अंदर में डायलेमा है, क्या या तो ये जिहादिस्ट को जो है वो सपोर्ट करते रहें ताकि इनका जो स्पोर्ट बेस है जो एक्सट्रीमिस्ट जो कट्टर मुस्लिम्स है वहाँ पर वो स्पोर्ट बेस इनका इरोड ना हो, और या तो इनके पास में दूसरा ऑप्शन यह है कि अब ये सब कुछ छोड़ के, क्योंकि टर्की में भी सिचुएशन खराब हो रही है और ISIS हमले करवा रहे हैं, इसलिए ये रशिया और ईरान जैसे कंट्रीज का साथ दें वहाँ पर इस्लामिक स्टेट को ख़त्म करने में। तो एक कन्फ्यूजन में है ये टर्की के प्रेसिडेंट है। और जो व्लादिमीर पुतिन है वो भी इस बात को हल्के में नहीं लेंगे, जो रशियन एम्बेसडर की हत्या हुई है वो इस बात को हल्के में नहीं लेने वाले, और उन्होंने अपनी एक अलग से रशियन इन्वेस्टिगेटर्स की टीम भी गठित कर दी है जो कि कहीं ना कहीं एक विवादास्पद हो सकता है टर्की के बीच में। टर्की की पुलिस इससे खिन्न हो सकती है कि आपने अपनी पुलिस क्यों यहाँ पे इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाई। और ये सिर्फ एम्बेसडर की हत्या नहीं, और भी बहुत सारी हत्याएं, जैसे कि बर्लिन में अटैक हुआ, 12 लोगों की हत्या हुई, 12 लोगों की जाने गई, वहाँ पे एक ट्रक घुस गया भीड़ के अंदर में। और उसके अलावा एक ज्यूरिख सिटी है स्विट्जरलैंड के अंदर में, वहाँ भी एक कुछ इस तरह का यह अटैक हुआ और उससे क्या हुआ, काफ़ी लोग इंजर्ड हुए वहाँ पे। तो कहने का मतलब यह है कि जो ये लोन वोल्फ अटैक है वो तो अब काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं यूरोप के अंदर में। लोन वोल्फ अटैक वो अटैक होता है जो जैसे देखिए अब मान लो कोई बंदा है, मान लीजिए ए जिसका नाम है ए, वो देखिए ए जो है वो ISIS की आइडियोलॉजी से प्रभावित है, लेकिन वो उसके लिंक में नहीं है। यूरोप में ये बंदा ए रह रहा है लेकिन वो उसके ISIS की आइडियोलॉजी से प्रभावित है, लेकिन IS से किसी भी तरह का इसका लिंक नहीं है, वो उनकी सिर्फ आइडियोलॉजी से प्रभावित है। तो वो क्या करेगा, अपने आप से कोई अटैक कर देगा उसकी आइडियोलॉजी पर चलता हुआ। तो ना तो ISIS ने इनको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया, ना पैसा दिया, ना हथियार दिया, लेकिन अपने आप से जो आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर इन्होंने अटैक कर दिया। तो इस तरह के अटैक्स को देखिए पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि कब कौन कैसे अटैक कर जाए, किसके मन में क्या चल रहा है, तो ऐसा तो पता हर एक के मन से नहीं लगाया जा सकता। और ऐसे अटैक्स इनकी दृष्टिकोण से काफ़ी स्विफ्ट और एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि पकड़ में आना बहुत मुश्किल है। नहीं तो देखिए जो ये सेल होता है, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं पता लग जाता है सिक्योरिटी एजेंसीज को। इस तरह के अटैक को थोड़ा पता पकड़ पाना मुश्किल है। दूसरा, इस तरह के अटैक्स में काफ़ी कम रिसोर्सेज लगते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि जो ये अलकायदा और इस्लामिक स्टेट की जो आइडियोलॉजी है, अगर ये ख़त्म भी हो गई तो आइडियोलॉजी काफ़ी आने वाले टाइम में भी काफ़ी फ्यूचर में काफ़ी दुख देने वाली है। और उसके बाद में देखिए ये कहते हैं कि जो यूरोप में रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं, जैसे जो हिजाब जैसे जो मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं और इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है यूरोप के अंदर, तो इससे क्या होता है, एक तरह से जो सिचुएशन और ज़्यादा गड़बड़ा जाती है और ज़्यादा अटैक्स होते हैं। तो इस तरह की बात लिखते हैं आर्टिकल में। उसके बाद में ये करते हैं, एनालिसिस करते हैं इन अटैक्स का। देखिए अब जो ये बर्लिन में अटैक हुआ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ISIS ने, लेकिन यह तो अभी कह पाना मुश्किल है कि इन्होंने ये अटैक करवाया या नहीं करवाया, क्योंकि जब भी अटैक होता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इनका सीरिया और इराक में इनका जो होल्ड है वो काफ़ी डाइल्यूट हो रहा है। इराक में आपको पता होगा मोसूल पर जो है वहाँ पे लड़ाई चल रही थी, और उसके बाद में और भी काफ़ी सारी सिटीज़ हैं वहाँ पे कब्जे की लड़ाई चल रही है। और देखिए
इसलिए वो वहाँ से इनकी जो है लैंड खिसक रहा है सीरिया के अंदर से, इराक के अंदर से, तो इसलिए इनको यूँ लगता है कि अपनी प्रेजेंस फेल्ट करवाने के लिए बाकी जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, यूरोप की कंट्रीज़ हैं, खासकर यहाँ अटैक करवाएं ताकि अपनी प्रेजेंस, इनकी जो प्रेजेंस है सुर्खियों में रहे। ISIS ऐसा चाहता है। और दूसरा ये कहते हैं कि इसलिए ये क्या करते हैं, दिक्कत ये है, बाद में कारण बताते हैं, एनालिसिस ऐसे करते हैं कि रीज़न बताते हैं क्यों अटैक होते हैं। ये कहते हैं कि जो यूरोप का एरिया है काफ़ी ओपन एरिया है और इसलिए लिबरलिज्म पहले यहाँ पे था, इसलिए वो किसी को भी ले लेते हैं। जैसे जर्मनी में अभी काफ़ी सारे माइग्रेंट्स वहाँ पर गए थे और इसलिए क्या था, अब इनमें से कौन क्या निकल जाए, उसके मन में क्या चल रहा है, कैसे इस सिचुएशन का कुछ लोग फ़ायदा उठा के वहाँ पर अटैक करते हैं, इसीलिए वहाँ पर दिक्कत है। यानी यूरोप की वैल्यूज़ ऐसी हैं कि वो ऐसे रोक नहीं सकते एक लेवल के बाद में किसी को। और दूसरा ये कहते हैं कि जो मेजर लूप होल है वो है शेंजन एग्रीमेंट, जो कि आप बताओगे कि ये कौन सा एग्रीमेंट है। ये यूरोपियन यूनियन से एक एग्रीमेंट है, रिलेटेड है, और आपको बताना है कि कौन सा ये एग्रीमेंट है, जो है जिसका नाम है शेंजन एग्रीमेंट। प्रीलिम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये बताना है। ये कहते हैं कि इससे भी काफ़ी दिक्कतें क्रिएट होती हैं, क्योंकि ट्रेड के लिए यहाँ पे जो बंदों का आना जाना है वो लगा रहता है, तो ट्रेड की जो है वो आड़ में कुछ लोग यहाँ पे आ जाते हैं, फिर इस तरह के कृत्य को अंजाम देते हैं। आगे कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ टेरर। ये कहते हैं कि जो ये लोन वोल्फ अटैकर्स होते हैं और जो ये बम फोड़ते हैं, कई बार इनकी फैमिलीज़ को भी इनका पता नहीं होता। मतलब इस तरह से इनका इंडोक्ट्रिनेशन और माइंड वॉश किया होता है। इवन जो इनके इमीडिएट रिश्तेदार हैं जैसे कि माँ बाप, और इनको भी कई बार नहीं पता लग पाता। और फिर ये कहते हैं कि देखिए इंडिविजुअल जो हैं कई बार जब बता भी देते हैं पड़ोसी, या फिर ये देखिए यहाँ पर नेबर्स, या फिर जो ऑफिस के लोग या फिर कोलिग्स अगर शिकायत भी कर देते हैं और किस तरह का शक जाहिर करते हैं, तो एविडेंस नहीं मिल पाता पुलिस को एविडेंस नहीं मिल पाता कि ये इस बंदे का इंडोक्ट्रिनेशन या फिर माइंड वाइज किया गया है या नहीं किया गया। तो एक तरह से देखिए वही बात आती है दोबारा, कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी है वो फिजिकल बॉडी को तो स्कैन कर सकता है, लेकिन किसी के मन में क्या चल रहा है वो कोई स्कैन नहीं कर सकता। और क्या एविल डिजाइन्स, यानी कुछ सोच रखा है, अटैक करने के बारे में सोच रखा है, यह तो हर एक के मन में पता लगाना मुश्किल है। उसके बाद में रिस्पॉन्स की बात करते हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है। ये कहते हैं कि देखिए सिक्योरिटी एजेंसीज को अपने जो टैक्टिक्स हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। और ये कहते हैं ISIS आज के टाइम में क्या कर रहे हैं, इन्होंने जो ISIS ने इन्होंने भी अपनी जो टैक्टिक्स है वो चेंज कर ली है, और सिक्योरिटी एजेंसीज को भी अपनी टैक्टिक्स चेंज करनी पड़ेगी। आजकल ये क्या करते हैं, ये खुद से अटैक करने के बजाय जो इंडिविजुअल इनके सिंपैथाइजर्स हैं, जो इनके शुभचिंतक हैं, उनको ये एंकरेज करते हैं कि आप अटैक कीजिए। और इसी के दृष्टिकोण से अब ये अटैक हो रहे हैं। जैसे फ्रांस में भी हुआ था, यहाँ भी हुआ है, बर्लिन के अंदर में। इनका कोई जो है लिंक नहीं है ISIS से, बस ISIS की आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि देखिए इस तरह के जो अटैक्स होते हैं वो करने आसान होते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक्स नहीं जुटा पाते। जैसे अब एक बर्लिन में जो अटैक हुआ वो एक ट्रक का यूज़ करते हुए अटैक हुआ। ट्रक तो कोई भी फर्जी ID से किराए पर ले सकता है, फर्जी ID से किराए पर ट्रक लिया और उसका यूज़ करते हुए ये अटैक कर दिया। तो इस तरह के अटैक्स को करने में लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम नहीं आती। और ये पुलिस के जो एफर्ट्स हैं, जैसे आप हथियार लोगे, जैसे कि RDX इधर से उधर हुआ या फिर हथियारों का खरीद फरोख्त हुई, तो पुलिस को इससे भनक लग जाती है। लेकिन जैसे ट्रक को किराए पर लिया और फिर से उससे अटैक किया, तो पुलिस को भी अवॉइड किया जा सकता है, यानी उनकी निगरानी से भी दूर हो जा सकता है। वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए टेररिस्ट जो एक्टिविटी है वो बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा, तो एक इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल सर्विलेंस है वो चलानी पड़ेगी इस पर, और ज़्यादा प्रेशर है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर। तो उनको अब ऐसे एफर्ट्स और ऐसे मेथड्स भी कई बार अपनाने पड़ेंगे जो कि जो एथिक्स और लॉ के हिसाब से सही नहीं होंगे। इस तरह की ये बात कहते हैं। और बाद में कहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस यही है जो टेरर स्ट्रिकन वर्ल्ड का। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था, अच्छा आर्टिकल था, यूज़ कर सकते हैं हम इसे काफ़ी जगह पे। अगला जो आर्टिकल है वो रोहिंग्या से रिलेटेड है। पेपर 2 में इसका इशू आ सकता है, एथिक्स में इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन यही बनता है, रोहिंग्या क्राइसिस को अगर सोल्व नहीं किया गया अभी अपने करंट जो है, तो फ्यूचर में इसके जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, और आउट ऑफ द कंट्रोल ये सिचुएशन हो सकती है, जिसकी गंभीर परिणाम होंगे सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से भी और इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से भी, नेबर कंट्रीज़ में भी। इस तरह का क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। रोहिंग्याज आपको पता होगा, रोहिंग्याज एक जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है बुद्धिस्ट डोमिनेटेड म्यांमार के अंदर में। और पहले भी हमने इशू काफ़ी बार डिस्कस किया है। तो काफ़ी सिटीजनशिप से यहाँ पर वंचित रखा गया है रोहिंग्याज को। काफ़ी इनका प्रोसिक्यूशन होता है, राइट्स होते हैं वहाँ पर, और भाग करके जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में जैसे कि इजराइल, और काफ़ी रोहिंग्याज इंडिया में भी रहते हैं। फिलहाल किसी लिए कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है। फिलहाल देखिए एक जो म्यांमार की बॉर्डर पोस्ट थी वहाँ पर अटैक हुआ था, तो म्यांमार
मिलिट्री ने इसका जवाब देते हुए जो है रिप्रेशन स्टार्ट कर दिया है जो रोहिंग्या डोमिनेटेड कंट्री में। तो काफ़ी लोग रोहिंग्याज मारे गए हैं और काफ़ी रोहिंग्याज डिस्प्लेस्ड भी हुए हैं और काफ़ी लोग डिस्प्लेस्ड होकर बांग्लादेश और बाकी पड़ोसी देशों में गए हैं, इंडिया में भी काफ़ी आए हैं। तो देखिए कहते हैं कि पिछले दिनों इस इशू को सुलझाने के लिए म्यांमार ने एक स्पेशल मीटिंग बुलाई थी जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं एशियान कंट्रीज के साथ में, और यूरोपियन यूनियन ने भी इस मुद्दे को पुरजोर सपोर्ट किया है। लेकिन विडंबना है ये है कि जो पड़ोसी देश है दोनों के दोनों, इंडिया और चाइना, वो इस लॉन्ग स्टैंडिंग इशू पर, रिफ्यूजी क्राइसिस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल इसी मुद्दे पर डिपेंड है कि इंडिया इस पर क्यों नहीं बोल रहा है। तो ये कहते हैं कि रिस्पांस जो है इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि इंडिया तो देखिए अब एक प्लूरिस्ट कंट्री है, सेकुलर आइडियोलॉजी का देश है, तो फिर भी इंडिया इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। तो और जानते हैं ये बाद में एक्टिविज्म की बात करते हैं, ये एक एग्जांपल देते हैं। इस तरह के हम देखिए एग्जाम में तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये आर्टिकल में जो लिखा है, इन्होंने कहा है कि देखिए अगर किसी दूसरे पड़ोसी देश में जैसे कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदू को कुछ होता है, यानी कुछ, आप देखिए धर्म पे मत जाइएगा, सिर्फ कहने का इशू है, तो इस इशू को हमें हर एक चीज़ को सिर्फ एक यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखना है। तो देखिए कहते हैं कि जब हिंदू जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका प्रोसिक्यूशन होता है किसी पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में, तब तो इंडिया पुरजोर ढंग से आवाज़ उठाता है। जैसे कि एग्जांपल भी देते हैं कि बांग्लादेश में एक रामकृष्णा मिशन पर एक डेथ जो थ्रेट है उनको ये हासिल हुई थी, और इंडिया की मिनिस्ट्री थी वो काफ़ी सख्ते में आ गई थी और एक्शन लेना इन्होंने स्टार्ट किया था। और फिर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जो 1200 हिंदूज़ हैं वो जिनका प्रोसिक्यूशन हुआ था, इंडिया ने उनको शरण दी है। लेकिन ये कहते हैं कि रोहिंग्या के इशू पर कुछ नहीं बोलता इंडिया, क्यों? क्योंकि ये दूसरे धर्म से रिलेटेड है। तो इस तरह की जो बातें हैं हम एग्जाम में नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। आर्टिकल में लिखा था ये। तो देखिए और दूसरी हैं जो रोहिंग्याज की प्लाइट्स हैं वो क्या हैं, इनको सिटीजनशिप नहीं मिलती, कोई लीगल बैकिंग नहीं है इनके पास में, इनको जो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, लैंड नहीं ओनर हो सकते ये लैंड के, मैरिज में भी इनको दिक्कतें आती हैं, एजुकेशन में इनको दिक्कतें आती हैं, मूवमेंट में भी इनको दिक्कतें आती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने में म्यांमार के अंदर में। तो इस तरह की इनको दिक्कतें आती हैं। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है? देखिए इंडिया की जो सिविल सोसाइटी, मीडिया, ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, और लेकिन इंडिया ने कभी इस रोहिंग्या इशूज़ पर कभी कुछ नहीं बोला। 2012 के अंदर में सिर्फ इंडिया के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने मांग की थी प्राइम मिनिस्टर से कि वो जो वहाँ की सू कई थी, जो एक प्रो डेमोक्रेटिक नेशनल लीग थी उस टाइम पर, अभी तो वो सत्ता में भी हैं, कि इनसे बात करें। बस एक बार 2012 में इंडिया की सिविल सोसाइटी ने मांग करी थी। और 9000 जो रोहिंग्याज हैं हमारे इंडिया में रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड तो बहुत ज़्यादा हैं। फिर ये कहते हैं कि इंडिया एक रीजनल लीडर है इस पूरे रीजन के अंदर में, तो इंडिया को सिर्फ अपने नैरो इकोनॉमिक इंटरेस्ट और जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट नहीं देखने चाहिए, और इंडिया को इस ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। फिर ये कहते हैं कि इंडिया, अगर देखिए कल को ये रोहिंग्याज एक्सट्रीमिस्ट बन गए तो इंडिया को ही दिक्कत होगी। और इंडिया ने 1971 वार में भी जो वहाँ पे थे बांग्लादेशीज के लिए सहायता प्रदान की थी, तो रोहिंग्याज के लिए उस तरह का वार तो मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ करना जरूर चाहिए रोहिंग्याज के लिए। इस तरह की बात करते हैं। और फिर ये कहते हैं कि कॉस्ट क्या है, मतलब कितना ज़्यादा नुकसान होगा अगर हम अपनी आंखें मूंद लेंगे इस इशू पर। तो ये कहते हैं कि देखिए इंडिया का गुड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के बारे में, लेकिन वो जो ट्रैक रिकॉर्ड है कहीं ना कहीं रोहिंग्याज के इशू में इंडिया का नहीं दिख पा रहा है। और इनको देखिए फिर कहते हैं कि जो रोहिंग्याज को मिनिमम राइट्स हैं वो भी नहीं दिए जाते हैं। इवन जो यूएन ने एक बार ऐसा भी कहा था कि जो यूएन ये जो है वर्ल्ड की मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटी कम्युनिटी है। तो फिर लास्ट में वही कहते हैं कि अगर इन क्राइसिस को सोल्व नहीं किया गया तो एक दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं एक थोड़ा सा इकोनॉमिक टाइम्स का छोटा सा आर्टिकल था। देखिए वो इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल क्या है, वो ये कहता है कि रिमोनेटाइजेशन को जल्द से जल्द होना चाहिए, रिमोनेटाइजेशन को जल्द से जल्द होना चाहिए, लेकिन जो होना चाहिए वो गति इसमें नहीं देखने को मिल रही। एग्जाम्पल देते हैं काफ़ी सारी है। ये कहते हैं कि देखिए जब ये 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन किया गया था, जब 2300 करोड़ थे वो सर्कुलेशन में थे, 2300 करोड़ नोट्स, और उनका अमाउंट तो आपको पता ही है 15.6 लाख करोड़ का, 15.6 लाख करोड़ का वो था अमाउंट। फिर ये कहते हैं कि देखिए अभी 50 यानी 40 दिन, जितने भी दिन हुए हैं 45 दिन अब हो चुके हैं। 45 दिन के अंदर में सिर्फ 161 करोड़ नोट्स अभी सर्कुलेशन में आए हैं। अगर इसी गति से चलते रहे तो हमको जनवरी 2018 लग जाएगा ये पूरे जितना सर्कुलेशन ऑफ नोट्स पहले था उसी के मद्देनज़र। तो इसलिए कहते हैं कि अभी इंडिया को अपना जो है ये नोट्स छापने की जो गति है वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, और दूसरा जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, और यही दो जो सेक्टर हैं जो लेबर्स को और काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर वो एडिटोरियल में कहते हैं कि 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं हमारे देश में। कौन कौन सी प्रिंटिंग प्रेस है मैं आपको बताता हूँ, प्रीलिम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देवास जो है वो मध्य प्रदेश में है, और जो जो प्रिंटिंग प्रेस है वो मैसूर में है, और जो एक है नासिक में है। 3 चौथी कौन सी थी? चौथी मैं भूल गया, चौथी आप बताइएगा। चौथी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है?
हमारे देश में 4 प्रिंटिंग प्रेस है, 3 मैंने आपको बताई, चौथी मैं भूल गया, चौथा आप बताइएगा। फिर ये कहते हैं कि देखिए जो डिजिटल जो गवर्नमेंट वो डिजिटल मीन्स चला रही है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी भी सिर्फ जो बैंक खाते हैं वो तो सिर्फ 53% लोगों के पास में है और 90% जो हमारा वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो कुल मिला के ये कंक्लूजन यही देते हैं कि जो डिजिटल जो ट्रांजैक्शन की बात गवर्नमेंट कर रही है वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये नोट्स को कहीं ना कहीं सर डिस्प्लेस नहीं कर सकती और अभी भी हमारे देश में काफ़ी इलिटरेट लोग भी हैं। इसलिए जल्द से जल्द आप इन नोट्स को छापिए और एक तरह से पहली जैसी सिचुएशन लाइए। इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता एक लेवल से, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी और फिलहाल की जो डिमोनेटाइजेशन की प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी को कुछ हद तक यू कैन से डेट नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए आप जल्दी कीजिए, थोड़ा ऑपरेशन है नोट छापने का और ज़्यादा इसको तेज़ कीजिए। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। हाँ, एक सेकंड, जो ये देखिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ध्यान से सुनिएगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो ये इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू हैं ये सिर्फ पेपर 2 के आर्टिकल्स देते हैं, पेपर 2 के आर्टिकल्स। पेपर 3 में जो ये इश्यूज हैं इकोनॉमिक्स के और जो दूसरे एग्रीकल्चर के, एनवायरनमेंट के, ये नहीं कवर हो पाते। तो हम डेली कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड या फिर जो दूसरे हैं जो इकोनॉमिक के न्यूज़पेपर्स हैं, मिंट हो गया, इनसे कुछ ना कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, चाहे स्लाइड्स बने या ना बने। मतलब ओरली भी हम इनसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारा पेपर 3 है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।